गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कह लें, दोनों एक ही है। एक लेक्चर हमारा पहले इस पे आ चुका है। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा इस चैप्टर पे। कोऑर्डिनेशन जो शब्द है, आप इससे भली भांति अवगत हैं, आप सभी लोग इसको जानते हैं। और कोऑर्डिनेशन का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, आप इसको अच्छे से समझते हैं। टॉपिक काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। आप अपने से ही शुरू करें। हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ रहते हैं, कहता है ना कि जीवन के हर कदम पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। आपको अगर एक सफल इंसान बनना है तो आपको जहाँ रहते हैं वहाँ के परिवेश से, समय से, नेचर से, जो सिचुएशन है, परिस्थिति से, मतलब हर हर जगह कोऑर्डिनेशन की बात है ना। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, जगह, स्थान, परिस्थिति, जो भी सिचुएशन है, अगर वो कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं तो कभी भी सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ उस परिवेश में हमको अपने आप को ढाल लेना है ना। कोऑर्डिनेशन है ही ना। तो एक सफल इंसान बनने के लिए जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से हमारे लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। तो क्या इसके फीचर्स हैं, है ना, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, आइए हम लोग एक एक करके जानें। तो सबसे पहला कहता है ना कि इट इज़ अ डायनामिक, है ना, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक गतिशील और एक कहता है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स। कहता है ये जो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में ये जो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स हैं, ये क्या करता है, मदद करता है ना। कोऑर्डिनेशन जो है, ये जो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स हैं, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स जो हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके लक्ष्यों को, गोल्स को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव पाने में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन मदद करता है ना। कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एफर्ट्स जो हैं, मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशनल बजट्स एंड प्रायोरिटीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चेंज होते हैं किसके मुताबिक, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बजट है और जो उसका जो प्रायोरिटीज है, उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या है, उद्देश्य है, वो भी बदलता रहता है। जब जब बजट बनेगा, जो प्रायोरिटीज होगा, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य तो चेंज होना तय है। तो और देखिए, बजट्स बीइंग मेड एनुअली, आप सबको ही जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेपरेट जो बजट होता है वो एनुअली बनता है। एंड प्रायोरिटीज बीइंग, ये चूंकि एनुअली बन रहा, एंड प्रायोरिटीज बीइंग चेंज टू कीप पेस विद द इन्वायरमेंटल फोर्सेस, है ना। ये जो बोलता है कि इन्वायरमेंटल जो फोर्सेस हैं के साथ जो आपको तालमेल बैठाने के लिए, है ना, कोऑर्डिनेट करने के लिए, ये क्या करता है कि अपना जो प्रायोरिटीज जो है ना, प्रायोरिटीज में भी हमको चेंजेस लाना पड़ेगा, है ना। इन्वायरमेंटल चेंजेस को देखते हुए, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ जो आपको तालमेल बैठाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका प्रायोरिटीज में भी चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। और कोऑर्डिनेशन जो है इज एवर एग्जिस्टिंग, है ना, डायनामिक
एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहता है कि कोऑर्डिनेशन जो है एक मतलब कि एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा विद्यमान रहने वाली, है ना, डायनामिक, एक गतिशील और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कभी खत्म होगा कोऑर्डिनेशन, तो एवर एग्जिस्टिंग, एकदम कभी ना समाप्त होने वाली, हमेशा विद्यमान रहने वाली, डायनेमिक भी है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। नेक्स्ट, इट अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। सोच के देखिए, क्या ये बात सही नहीं है? जहां ग्रुप एफर्ट्स होगा वही ना अप्लाई होगा कोऑर्डिनेशन, है ना। आसान है, देखिए, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटीज, है ना, विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो ग्रुप एक्टिविटीज है को क्या करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, मतलब कि क्या है, जोड़ने के लिए, मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में जोड़ने के लिए मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। कोऑर्डिनेशंस ऑर्गेनाइजेशंस इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप एक्टिविटीज। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, तो कहता है कि व्यक्तियों के साथ साथ, इंडिविजुअल्स के साथ साथ ये ग्रुप एक्टिविटीज को भी क्या करता है, जोड़ता है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो इंडिविजुअल्स के साथ साथ ग्रुप एक्टिविटीज को क्या करता है, जोड़ता है। इंडिविजुअल्स फॉर्म पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स। ये जो व्यक्ति है ना, इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स ही क्या है, ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, है ना। ग्रुप का हिस्सा कौन बनेगा, इंडिविजुअल्स। हैंस इट इज इसेंशियली कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, है ना। इसलिए कहता है ना कि यह जरूरी हो जाता है, यह अनिवार्य रूप से क्या है, यह अनिवार्य रूप से बोलता है ना कि जो ग्रुप एफर्ट्स है ना, ग्रुप एफर्ट्स का क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है ना। व्यक्ति, देखिए, ग्रुप का हिस्सा कौन बनता है, इंडिविजुअल्स। तो हेंस इट इज एसेंशियली कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, है ना, विच वी फाइंड इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, पाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। मतलब बात को समझिए। इसलिए हैंस इट इज इसेंशियली, इसलिए यह अनिवार्य रूप से, है ना, इसेंशियली अनिवार्य रूप से क्या बोलता है कि जो ग्रुप एफर्ट्स है ना, ग्रुप एफर्ट्स का क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है ना। ठीक ना, ग्रुप एफर्ट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, ग्रुप के एफर्ट्स का कोऑर्डिनेशन। मतलब बात या ये जो पॉइंट ही है कि ये जो कोऑर्डिनेशन होगा कहाँ होगा, तो जहाँ ग्रुप एफर्ट्स होगा वहाँ कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ ग्रुप एफर्ट्स होगा वहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट, इट इंटीग्रेट्स एंड हार्मोनाइज डाइवर्सिफाइड एफर्ट्स। ये जो है ना, जो कोऑर्डिनेशन है, कहता है कि यह जो डाइवर्सिफाइड एफर्ट्स हैं, जो अलग अलग प्रयास, डाइवर्सिफाइड जो एफर्ट्स हैं ना, उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है और हार्मोनाइज करता है। देखिए समझिए कैसे, टू अचीव और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेग्रीगेट्स सेग्रीगेट इट्स एक्टिविटीज इन डिफरेंट पार्ट्स। आप सोच के देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, तो अपने डिफरेंट ये करता क्या है ना ऑर्गेनाइजेशन, कि सेग्रीगेट इट्स एक्टिविटीज इन डिफरेंट पार्ट्स, अपने एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट में बांट देता है। बात समझिए, जो भी काम है उसको डिफरेंट पार्ट में बांट देता है ऑर्गेनाइजेशन। ईच पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज looked after by individuals
वर्किंग इन अ ग्रुप। और हर पार्ट को, मतलब एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट में बांट दिया गया, और हर पार्ट को किसके द्वारा देखा जाता है, तो इंडिविजुअल्स के द्वारा देखा जाता है जो कि एक ग्रुप में काम करते हैं। एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट में बांटा गया, और हर पार्ट को कौन देखता है, कौन संभालता है, तो इंडिविजुअल्स का ग्रुप, है ना। और सच पार्ट, ये जो डिफरेंट पार्ट में बांटा, सच पार्ट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब जो जो ग्रुप में बटा, एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट में बांटा, और हर पार्ट को इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप देखता है। तो और जो पार्ट है, हर पार्ट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, और हर पार्ट का एक काम होगा, मतलब हर ग्रुप का एक कार्य होगा, एक टास्क होगा, एक स्पेसिफिक कार्य होगा, है ना। एग्रीगेशन ऑफ टास्क लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। और ये जो हर ग्रुप के द्वारा जो अलग अलग टास्क परफॉर्म किया गया, अब उसका एग्रीगेशन तो जरूरी है ना, तभी ना कॉमन गोल को अचीव किया जाएगा। Hence, individual hence individual efforts need to be harmonized and integrated to accomplish organizational goals। इसीलिए कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, ये जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स का क्या करना पड़ेगा, ये हार्मोनाइजेशन की बात बोलता है, इंटीग्रेशन की बात बोलता है ना। और नेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो इंडिविजुअल्स का जो एफर्ट्स है, उसको हम लोग जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कैसे हम लोग गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक ना। तो इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा। दिस इज अचीव्ड थ्रू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। और जब तक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक हम इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट और हार्मोनाइज नहीं कर पाएंगे। तो वही ना कह रहा है कि डाइवर्सिफाइड एफर्ट्स को क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है, हार्मोनाइज करता है, कोऑर्डिनेशन, है ना। ठीक है। जो एक ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका जो एक्टिविटीज है, जो उसको डिफरेंट पार्ट में बांट कर करता है, हर पार्ट को अलग अलग इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप परफॉर्म करता है, और हर ग्रुप का एक टास्क होगा। हर टास्क को लास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए ये हर टास्क को एग्रीगेशन की जरूरत है, इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना। मतलब इंडिविजुअल का जो एफर्ट्स है उसको जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव नहीं होगा, और ये इफेक्टिव ये कोऑर्डिनेशन से ही हम लोग अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई इट लेज इम्फेसिस ऑन यूनिटी, है ना, ध्यान दीजिएगा, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, है ना, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स पर इम्फेसिस देता है ना। देखिए समझिए, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स अगेन इज ensured बाय, ये मतलब ensured बाय channelizing individuals and group efforts towards accomplishment of organizational objectives, है ना। ये जो कह रहा है कि भाई इट लेज इम्फेसिस ऑन यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब यह प्रयासों की एकता पर जोर देता है ना। ये जो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स पर जोर देता है, जोर देता है, कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ये कहता है ना कि इंडिविजुअल्स हैं, और इंडिविजुअल्स और जो ये ग्रुप एफर्ट्स हैं को क्या करेगा, एक चैनलाइज करके, एक दिशा दे करके, क्या करता है, दिशा दे करके ये प्रयासों की एकता को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा, है ना। जो एफर्ट्स हैं, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स जो है ना, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये जो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स है उसको चैनलाइज करके, उसको चैनलाइज करेगा, एक दिशा देगा, है ना। एक दिशा दे करके क्या करता है, तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है। बात को समझिए,
अगर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, प्रयासों की एकता पर जोर नहीं दिया जाएगा, जो एफर्ट्स हैं अगर उसको छोड़ दिया जाए, अगर उसको इंटीग्रेट ना किया जाए, उसको कोऑर्डिनेट ना, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं लाया जाए, तो भाई और नेशनल गोल कैसे अचीव होगा, है ना। ये जो इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स हैं उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, उसको सही दिशा देना पड़ेगा, है ना। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स लाना पड़ेगा, है ना। तभी हम क्या कर पाएंगे, और नेशनल के गोल को, और नेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक ना। नीड फॉर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग। ये जो इंडिविजुअल, देखिए हर व्यक्ति का सोचने समझने का शक्ति अलग अलग है ना। टाइमिंग अलग होगा, परफॉर्मिंग एंड अप्रोचिंग का जो टाइमिंग होगा वो सब क्या होगा, सब अलग अलग होगा, है ना। बात को समझिए, सोचने समझने का सबका मतलब कि शक्ति अलग अलग होता है इंडिविजुअल्स का, सबका टाइमिंग अलग होगा, ये अप्रोच अलग अलग होगा, परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग होगा। तो ये जो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की बात बोल रहे हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण से तो आवश्यकता पड़ती है। नीड फॉर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स अराइजेज, क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि भाई इंडिविजुअल का ये जो डिफरेंसेस है ना, ये अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, टाइमिंग का डिफरेंस है, परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, अप्रोच का डिफरेंस है, इसीलिए तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की आवश्यकता होती है ना। विदाउट यूनिटी ऑफ डाइवर्सिफाइड एफर्ट्स of individual working in organization, achievement of result is difficult। देखिए ये जो आपको परिणाम, रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, तो रिजल्ट ना, जो जो आउटपुट है, जो गोल है, मतलब सीधे सीधे लक्ष्य पाना मुश्किल हो जाएगा जब तक हम ये जो डाइवर्सिफाइड एफर्ट्स हैं उसको ये यूनाइट नहीं करें, है ना। तब तक आपको जो सीधे सीधे गोल अचीव नहीं कर पाइएगा, है ना। ये गोल अचीवमेंट होगा ही नहीं। ये जो आप कहते हैं ना, ये संगठन में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो क्या होते हैं कि व्यक्ति की जो डाइवर्सिफाइड एफर्ट्स हैं उनको बिना यूनाइट किए आप कैसे कैसे आप लक्ष्य को अचीव कर लेंगे, आप परिणाम नहीं पा सकते हैं, है ना, मुश्किल होगा। देयरफॉर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स इज अचीव्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन। और ये जो मतलब यूनिटी ऑफ एफर्ट्स है उसको हम कैसे अचीव कर पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन के जरिए ही यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, है ना, प्रयासों की एकता हम पा सकते हैं। और यूनिटी ऑफ एफर्ट्स जहां अगर मिल गया तो समझिए और नेशनल गोल अचीव हो जाएगा, है ना। और यूनिटी ऑफ एफर्ट्स क्यों अराइज होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने समझने का ये जो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की आवश्यकता क्यों है ना। तो क्योंकि हर व्यक्ति का क्या है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है, परफॉर्मेंस का तरीका अलग है, अप्रोच अलग होता है, इसीलिए तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की आवश्यकता होती है ना। बिना इसके हम और नेशनल को गोल और नेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट को नहीं पा पाएंगे। मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेशन के जरिए ही यूनिटी ऑफ एफर्ट्स हम ला सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। कहता है ना, ऑल मैनेजर्स, ध्यान दीजिएगा, ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देखिए हर मैनेजर का फंक्शनल जो स्पेशलाइजेशन होता है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। एंड हायरार्किकल लेवल, चाहे किसी भी लेवल पे हो, टॉप में हो, मिडिल में हो, बॉटम में हो, है ना, नीड टू कोऑर्डिनेट टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए जितने भी मैनेजर्स हैं, वो चाहे किसी भी फंक्शनल एरिया के हों, किसी भी स्पेशलाइजेशन के हों, किसी भी लेवल पे हो, सब में क्या है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ना। बिना कोऑर्डिनेशन के हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। हेंस कोऑर्डिनेशन इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, है ना, सारे मैनेजर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नो वन कैन इवेड इट, कोई भी मतलब ना कि इससे बच नहीं सकता है ना, सब इससे भाग नहीं सकता, ये सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक ना। नेक्स्ट,
कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सार है, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एकदम सार है, मतलब सार मतलब कि ये एकदम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू यही है, कोऑर्डिनेशन। आप मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शन है वो सब में अगर तालमेल ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ही नहीं पाएंगे, है ना। एकदम जान लीजिए, हर जितना भी फंक्शन है सब में तालमेल होना चाहिए, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। भले ही एक काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन होगा देन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए ना, समझिए, ऑल मैनेजरियल फंक्शंस रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। जितने भी फंक्शन है सबको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, सब में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। सेवरल प्रोपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रिगार्डिंग coordination as a separate managerial function regarded it as the essence of management, है ना, टू अकम्प्लिश ग्रुप गोल्स। देखिए बात को समझिए, ये जो कह रहा ना कि सेवरल प्रोपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, ये जो कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट के कई समर्थकों ने कोऑर्डिनेशन को एक क्या है, अलग मैनेजरियल फंक्शन फंक्शन के रूप में मानने के बजाय एक अलग सेपरेट फंक्शन नहीं मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सेपरेट फंक्शन मानने के बजाय क्या मानते हैं, ये इसको कहता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो उसको पूरा करने के लिए ये प्रबंध का एक सार माना गया, एसेंस मानता है लोग, है ना। बात को समझिए, ये जो कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इसके कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को कई समर्थकों ने ये कोऑर्डिनेशन को एक अलग मैनेजरियल फंक्शंस के रूप में मानने के बजाय, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस के रूप में मानने के बजाय, इसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ये प्रबंध का क्या माना है, इसेंस मान लिया, सार मान लिया, बोलता है ये प्रबंध का इसेंस है। इसको सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस मानने के बजाय प्रबंध का क्या मान रहा, सार मान रहा है ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज एन परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको क्या माना जाता है, मैनेजमेंट का एक परवेसिव फंक्शन माना जाता है, which passes through the managerial functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling and कंट्रोलिंग। मतलब ये सबसे सब में पास होगा, ये सब में जरूरी है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो 5 मेजर फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये मतलब कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, वो अचीव नहीं होगा। इन सारे में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए कहता है ना कि ये जो कोऑर्डिनेशन है वो इसेंस है मैनेजमेंट का, है ना। कोऑर्डिनेशन जो मैनेजमेंट का सार है ना। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ना। विदाउट दिस वी कांट गेट ये गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम्स। ये कहता है, ये कहता है ना कि सिस्टम का रखरखाव भी है, यह सिस्टम का एक मेंटेनेंस भी है, रखरखाव भी है। कैसे भाई, समझिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रुप एफर्ट्स का एक सिस्टम मानते हैं। सोच के देखिए, है कि नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्रुप एफर्ट्स का एक सिस्टम है कि नहीं है। ग्रुप एफर्ट्स रहता है, अलग अलग ग्रुप बनाकर काम किया जाता है, तो ग्रुप एफर्ट्स का एक सिस्टम मानता है ऑर्गेनाइजेशन को, एक होता है। सिस्टम्स अप्रोच कंसीडर्स
द ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेटवर्क ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट्स। अब देखिए ये जितने ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप का कार्य अलग अलग है, लेकिन वो जो अलग अलग काम है ना, वो काम जो होता है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट वर्क होता है। मतलब हर कार्य एक दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ है, हर कार्य एक दूसरे कार्य का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब पूरक होता है। तो ये सिस्टम अप्रोच कंसीडर्स द ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क मानता है, नेटवर्क ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट्स। ये एक दूसरे पर आश्रित पार्ट मानता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को ये कंसीडर करता है ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेटवर्क, है ना। ये जो सिस्टम अप्रोच है क्या क्या कंसीडर करता है, दी ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क के रूप में देखता है ना। और नेटवर्क ऑफ क्या, तो नेटवर्क ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट्स, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर आश्रित एक पार्ट मानता है ना। सिस्टम concept of coordination ensures integration of such parts for the accomplishment of goals and objectives। अब ये जो सिस्टम कॉन्सेप्ट है, देखिए होता क्या है ना कि ये जो सिस्टम कॉन्सेप्ट है, ये जो सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है ना, सिस्टम प्रणाली जो है, सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है, ये जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये जो पार्ट्स हैं, ऐसे भागों का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को इंश्योर करता है। मतलब बात को समझिए, देखिए सिंपल सा ऐसे समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये ग्रुप एफर्ट्स का एक सिस्टम होता है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो गोल को अचीव करने के लिए अपने पूरे वर्क को कई छोटे छोटे क्या करता है, पार्ट में बांट देता है, और हर 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 काम को एक ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो सिस्टम अप्रोच जो है, ये कंसीडर्स द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ नेटवर्क ऑफ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क के रूप में देखता है, नेटवर्क ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पार्ट्स, है ना। और ये जो सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इंश्योर्स क्या इंश्योर करता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सच पार्ट, ये सारे पार्ट को, चूंकि हर पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और हर पार्ट को जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा, जोड़ेंगे नहीं, एकीकृत नहीं करेंगे, तो तब तक कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब हर ग्रुप के द्वारा मान लीजिए अलग अलग कार्य किया गया, और हर ग्रुप का जो कार्य है, जो उसको अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कहाँ से गोल अचीव हो पाएगा। इंटीग्रेशन जरूरी है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन को देखिए एक एक बार इसको और अच्छे से समझिए। एक संगठन जो होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, ये समूह जो ग्रुप एफर्ट्स की एक प्रणाली है ना। ग्रुप एफर्ट्स का एक सिस्टम होता है। ये जो सिस्टम अप्रोच है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करता है ना कि म्यूचुअली रूप से डिपेंडेंट, ये म्यूचुअली जो डिपेंडेंट होता है, म्यूचुअली रूप से डिपेंडेंट, ये क्या करता है, म्यूचुअली रूप से डिपेंडेंट भागों के नेटवर्क के रूप में मानता है। ये जो सिस्टम अप्रोच है, ऑर्गेनाइजेशन को म्यूचुअली रूप से डिपेंडेंट, पारस्परिक रूप से डिपेंडेंट भागों के रूप में, भागों के नेटवर्क के रूप में मानता है, ऑर्गेनाइजेशन को नेटवर्क के रूप में देखता है ना। और कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन का ये जो सिस्टम अप्रोच है, कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम अप्रोच है ना, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए ऐसे भागों का, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका जो इंटीग्रेशन को इंश्योर करता है सिस्टम अप्रोच, ये कोऑर्डिनेशन, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 जो है, इट इज अ कॉन्शियस एक्शन, है ना। ये कहता है ना कि एक क्या है, एक कॉन्शियस एक्शन है। कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड स्पॉन्टेनियसली। क्या कोऑर्डिनेशन जो है,
ये एक अनायास प्राप्त हो जाएगा, अचानक से प्राप्त हो जाएगा, अचानक से कोऑर्डिनेशन मतलब कि इंश्योर कर लीजिएगा आप। तो नहीं, इसका जवाब क्या होगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन जो है कैन नॉट बी अचीव्ड स्पॉन्टेनियसली, मतलब अनायास या मतलब एट रैंडम मिलने वाला चीज नहीं है। कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर कर लीजिएगा तुरंत? ऐसा नहीं हो सकता है। इट कम्स फ्रॉम कॉन्शियस एक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एकदम क्या है, एकदम सचेत कार्यवाही से आता है, मतलब अलर्ट होकर काम करेगा, बहुत कॉन्शियस रह करके काम करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, तब जा करके आपको क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन मिल पाएगा, है ना? ये अचानक से मिलने वाला चीज नहीं है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन एट रैंडम मिल जाएगा, अचानक मिल जाएगा, बहुत कम समय मिल जाएगा, तो नहीं। कोऑर्डिनेशन के लिए मैनेजमेंट को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत कॉन्शियस रह करके काम करना पड़ेगा, ठीक ना? नेक्स्ट कहता है इट अवॉइड्स इंटरप्शंस ऑफ ऑपरेशंस। ये जो कोऑर्डिनेशन है, इंटरप्शंस, ये जो ऑपरेशन में इंटरप्शंस आते हैं ना, उसको अवॉइड करता है। देखिए, इंटरप्शंस ऑफ ऑपरेशन में अराइज ड्यू टू सेवरल रीजन्स। ये जो ऑपरेशन में जो बाधाएं बाधाएं जो आती है ना, वो कई रीजन से आती हैं, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग सच इंटरप्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन टाइम। ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इंटरप्शंस को दूर करने में मदद करता है, बाधाओं को दूर करने में मदद करता है ना? इंटरप्शंस तो कई कारण से आता है, लेकिन जहां कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा, वहां इंटरप्शन कम होगा, है ना? और इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो टाइम पे पूरा होगा। चूंकि जब इंटरप्शन कम होगा तो टाइम पे पूरा होगा ना, ठीक है? नेक्स्ट, इट एस्टिमेट्स इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये कहता है ना कि कोऑर्डिनेशन एलिमिनेट कर देता है, किसको? ओवरलैपिंग को समाप्त करता है, और साथ साथ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को भी क्या करता है? समाप्त करता है। कोऑर्डिनेशन कैन एलिमिनेट सच प्रॉब्लम्स एंड देयरबाय ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, चूंकि कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन हमको ये प्रॉब्लम को एनिमिनेट, ये ओवरलैपिंग में हेल्पफुल है। मतलब ओवरलैपिंग को क्या करता है? ये एलिमिनेट करने में मददगार है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में भी क्या है? उसको एलिमिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन, जब कोऑर्डिनेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है ना, वो अपने आप सब खत्म होते जाता है। तो कोऑर्डिनेशन जो एलिमिनेट कर रहा है इस तरह के प्रॉब्लम को, तो इससे क्या होगा? इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, है ना? वो मतलब वेस्टेज कम होगा, ठीक है? अदर फीचर्स, कुछ अदर फीचर्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन कहता है ना कि इज अ मैनेजरियल एबिलिटी। तो जान ही रहे हैं आप, मैनेजरियल एबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन जो है यूनिफाइंग एक्टिविटी है, जोड़ने का एक्टिविटी है। और कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन इज अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना? ये कुछ अदर फीचर्स थे। तो उम्मीद है कि टॉपिक हमारा लेक्चर ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत रहा है तो एक बार प्लीज और प्ले करके देख लें आप। उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एफर्ट में अप्लाई होगा, है ना? ये डाइवर्सिफाइड एफर्ट को क्या करेगा? इंटीग्रेट एंड हार्मोनाइज करता है। ये यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की बात करता है ना? ये जो कोऑर्डिनेशन है, किस पर जोर देता है? तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स पर, है ना? फिर कहता है कि ये जितने भी मैनेजर्स है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहता है कि जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, सबका इसेंस है ना? सबका इसेंस है। कहता है कि ये इट इज ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम। ये एक सिस्टम मेंटेनेंस भी करता है ना? ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, ग्रुप एफर्ट्स का एक सिस्टम मानता है। तो ग्रुप एफर्ट्स जहाँ रहेगा तो सबको कोऑर्डिनेशन की, इंटीग्रेशन की बात होगी, है ना? ग्रुप एफर्ट्स होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, और इंटीग्रेशन में मदद कौन करेगा? यही कोऑर्डिनेशन मदद करेगा।
फिर बोलता है कॉन्शियस एक्शन है, मैनेजमेंट को अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा। ये तुरंत मिलने वाले कोऑर्डिनेशन जो है, ये अनायास या अचानक या रैंडम या बहुत कम समय में नहीं मिलेगा। ये मैनेजमेंट को बहुत अलर्ट होकर के, कॉन्शियस होकर के काम करना पड़ेगा। फिर कहता है कि इंटरप्शन को ये अवॉइड करता है ना? फिर ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को भी एलिमिनेट करेगा। कुछ अदर फीचर्स हैं जो मैनेजरियल एबिलिटी है, यूनिफाइंग एक्टिविटी है, फिर ये कोऑर्डिनेशन जो होगा उस समय को देख करके करना है ना? मतलब हर परिस्थिति में अलग-अलग टाइप का ये होगा। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।